back students. In the series of NCERT exercise solution, we have already done from 1 to 28 question. Now it's 1.29 to 1.33. So इस वीडियो में हम लोग 1.29 से लेके 1.33 क्वेश्चन नंबर तक देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.40. एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1. सबसे पहले मोलैरिटी निकालनी है आपको, और वो भी इथेनॉल की निकालनी है इन वाटर में, कि सॉल्यूट हमारा इथेनॉल है और सॉल्वेंट हमारा वाटर है. मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया इथेनॉल का, तो मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. इथेनॉल इज C2H5OH. इसका मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया 0.040. ये बहुत ही कम है. ठीक है, क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन हम क्या है, इतने नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल के प्रेजेंट है इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 1 मोल्स में आप सपोज कर लो. ठीक है, बिकॉज फ्रैक्शन को हम लोग आउट ऑफ 1 लेते हैं, तो ये 1 मोल से प्रेजेंट, यानी कि टोटल मोल्स हमारे कितने हैं. अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, ठीक है 1 मोल्स हैं, तो उसमें इथेनॉल का कितने मोल्स हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अगर आप देखोगे तो दैट इज 0.04 मोल्स. ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत तरह से, ये बहुत ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है जहाँ वाटर का अमाउंट इथेनॉल के अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, सो स्टिल हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको दिया गया, हम मान लेते हैं कि सपोज 1000 ml का वाटर यानी आपके पास था, 1000 ml 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन थी. सो लेट कर लेते हैं 1 ml ऑफ वाटर इज देयर इन द सॉल्यूशन. 1 लीटर वाटर का आपने सॉल्यूशन बनाया. ठीक है, 1 लीटर वाटर, उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, बट सॉल्यूट का अमाउंट क्या कहा आपने, ये बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट का अमाउंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. 1 लीटर ऑफ वाटर मीन्स 1000 ml ऑफ वाटर, 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर. ठीक है, अब इसकी अगर हम मास की बात करें और नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, वॉल्यूम को पहले आपको मास में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप उसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. सो 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज एक्चुअली वॉल्यूम मास ऑफ वाटर. अगर डेंसिटी आपको दी गई है तो मास ऑफ वाटर आप निकाल सकते हैं. सो मास ऑफ वाटर, ठीक है, हमने ये 1 लीटर का सॉल्यूशन कंसिडर किया जिसमें 1000 ml वाटर ही है. सो मास ऑफ वाटर कितना हो गया, तो दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इसकी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम आपने लिया है 1000 मिलीलीटर. सो मिलीलीटर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1000 ग्राम हमारा वाटर का हो गया. तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो कितने हो जाएंगे. सो 1000 ग्राम अपॉन में वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल. ग्राम कैंसिल आउट, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे दिस इज 55.5 ग्राम पर मोल. 55.5 मोल. ठीक है, इतने मोल्स हमारे प्रेजेंट है. ये नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया किसका, वाटर का. सब जब नंबर ऑफ मोल्स आपने वाटर के निकाल लिए तो हम इसे लिख सकते हैं NH2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जब आपको दिया गया है तो मोल फ्रैक्शन में ये वैल्यूज पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की, और फिर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या है. ओके, तो मैं ज़रा इसे क्लियर कर रहा हूँ, आपसे नोट कर सकते हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लें एक बार, रोक के उसके बाद फिर आप उसे आगे करें. सो मैंने क्या कहा, मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिया है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.5, इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है. सो अगर मोल फ्रैक्शन इतना है तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. मोल फ्रैक्शन क्या पढ़ा आपने, किसी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन वो आप नीचे लेते हैं. तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है और सॉल्यूट हमारा इथेनॉल है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में सम होंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हमें यहाँ से निकालनी है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अभी आपने निकाला है, ये आपने 55.5 कह दिया. किसके लिए, जब आप 1000 ml ऑफ वाटर ले रहे हैं, यानी कि 1 लीटर आपने वाटर का सॉल्यूशन देखा इथेनॉल का, उसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स देखा 55.5 मोल्स वाटर के. ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 0.040.
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल C2H5OH डिवाइडेड बाय N C2H5OH प्लस 55.5। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करें आप तो NC2H5OH इज इक्वल्स टू 0.040 NC2H5OH ठीक है, प्लस 55.5 इंटू 0.040। यहाँ से आप इस नंबर ऑफ मोल्स को इस तरफ ले जाए लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस इज 1 में से ये माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। सो 1 में से माइनस होने के बाद दिस इज नंबर ऑफ मोल्स आपका। इन पूरे को कैलकुलेट करने के बाद ही आप एक बार लिख सकता हूँ मैं C2H5OH माइनस 0.040 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH माइनस कर लीजिए और इधर आपका 55.5 इंटू 0.040। इसको एलसीएम लेके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल को आप कॉमन लेके 1 माइनस 0.04 हमारा कितना आ जाएगा 0.96 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल इज इक्वल्स टू 55.5 इंटू 0.040, ठीक है। 0.040 ठीक है। सो 040। अब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप इसे 0.96 से डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा इथानॉल का, और वो हमारे पास फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल C2H5OH दिस इज 2.31 मोल्स, ठीक है। ये फाइनली आपके पास 2.31 मोल्स हमारे पास इथानॉल का ये आ रहा है आपके पास। ये क्या है, अब इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे ये प्रेजेंट है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स अगर ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इसका मतलब मोलैरिटी यही होगी। सो मोलैरिटी इज 2.31 मोल्स पर लीटर, ठीक है। सो मोलैरिटी यही है बिकॉज इतने ही नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने वाटर को ही 1 लीटर कंसिडर किया था, सॉल्वेंट का ही मैंने वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर किया है। आपको पता है मोलर ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो आप सॉल्यूट के अमाउंट को एक तरीके से नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको कंसिडर सॉल्यूशन का ही आपने वॉल्यूम जो है वो लगभग सॉल्वेंट के वॉल्यूम के इक्वल कर दिया, और उस हिसाब से ये 2.31 मोल्स पर लीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये तो था हमारा 1.29। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द मास ऑफ C12 आइसोटोप एटम इन ग्राम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। C12 आइसोटोप ऐसा है, कार्बन का अगर आप 1 मोल लेते हैं, कार्बन का अगर आप 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन वेइज 12 ग्राम, और 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल यानी इतने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं। सो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं ना कि दिस इज इक्वल टू इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर जितने आपने कहे दिस 6.022 10 to the power 23 atoms of C12 isotope weighs 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 10 to the power 23 ग्राम। सो यही पूछा गया एक एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। तो एक एटम का मास आ जाएगा दिस इज 1.99 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 to the power -23 ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप इन ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। ओके, सो फर्स्ट वन है 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 डिवाइडेड बाई 0.5785। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको पता है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप देखते हैं। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे किस में हैं, तो आपको दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं
तो इसमें हमारे 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी हमारा होगा, ठीक है। तो आंसर में इन आंसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ SF सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड। सो सेकंड इज 5 × 5.364, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो एक्चुअली 5 जब दिया गया तो 5 का मतलब 5.00000 कितना भी हो सकता है। सो इसमें कई सारे आपके मतलब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, तो इसीलिए हम उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देख रहे। फिर हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, वो 4 ही है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें। तो आपके आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो योर आंसर इसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर। थर्ड, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल आपने क्या पढ़ा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल अगर आपको याद हो तो आप ये करते हैं कि उसमें डेसिमल के बाद जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, लीस्ट प्रिसाइज आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वही आपका 0.0215। तो इन तीनों केसेस में आप चाहे तीनों रिलेशंस को देखें, तीनों केसेस में आपके पास ये क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद 4 आपके डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग हैं, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4, मगर नंबर ऑफ डिजिट्स आप देखें तो डेसिमल के बाद 4 हैं, ठीक है। यानी सारे के सारे इक्वली प्रिसाइज आपके जो है ना वैल्यूज हैं। लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हैं, डेसिमल के बाद 4, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। मान लो अगर इसमें से किसी एक के पास, अब हम कह रहे हैं कि इसके पास मान लो 2.1 0.021 होता, तो आपके आंसर में जो है ना वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता। अगर एक भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हो जाता तो आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रुक जाता, बट ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से वही एवरेज एटॉमिक मास का जैसे आपने कैलकुलेट किया था वैसे ही आपको कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग, जो हमारे आर्गन के आइसोटोप्स हैं उसमें एवरेज आपके मोलर मास को निकालना है। सो एवरेज मोलर मास निकालने का सीधा फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास कह दो, एटॉमिक मास खास कर ये मोलर मास है तो हमारा बेसिकली मोलर मास के टर्म में लेंगे तो ग्राम पर मोल में हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअली आपको हर एक का परसेंटेज दिया गया, हर एक का मास दिया गया, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 आप तब लेते हैं जब आपका ये तीनों परसेंटेज जोड़ने के बाद, यानी जब ये परसेंटेज में दी गई हो तब, और तीनों परसेंटेज जोड़ने के बाद आपका 100 ही आएगा। ओके, ये डाटा तो कंप्लीट गिवन ही होगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये परसेंटेज में गिवन हो। तब यहाँ पे ये वैल्यूज आप पुट करें। सो वैल्यूज हमारी m1 इंटू x1, m1 इज 35.96, ये m1 है, ये x1 है, ये m2 है, ये x2 है, ये m3 है और ये x3 है, ठीक है। सो 35.96755 इंटू 0.337 प्लस ये तो हो गया m1x1, सिमिलरली m2x2 इज 37.96272 इंटू, तो इसमें 37.96272 इंटू 0 पॉइंट, इसके रिलेटिव अबंडेंस है 0.063%, और थर्ड वन इज 39.9624 इंटू 99.600 है, उसे हम छोड़ सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। देखो इतने बड़े कैलकुलेशन, तो फाइनली कैलकुलेशन करते वक्त आपको इतने बड़े बड़े डिजिट्स और नंबर्स को कैलकुलेट नहीं करना। इसमें आपको जो है ना आप राउंड ऑफ करके चलेंगे, जैसे आपने इसे 35.96 तक ले लिया, इसे 37.96 तक ले लिया या 39.96 तक ले लिया, इनके साथ मल्टीप्लाई करें और कोई बड़े कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो फाइनली जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एवरेज एटॉमिक मास जो हमारा क्लोरीन का आएगा वो आएगा लगभग 39.9478, ऐसे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। सो दिस इज ग्राम पर मोल
क्योंकि मोलर मास की बात कर रहा था, मैंने लिखा यहाँ पे मोलर मास, तो इसलिए मोलर मास के टर्म में इसे ग्राम पर मोल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1.232 के बाद 1.33 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया 52 मोल्स, तो इसमें एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ एटम्स जब भी निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एटम्स निकालना है तुम्हें, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 52 इंटू 6.022 10 to the power 23। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा लगभग 3.131 इंटू 10 to the power 25। इतने एटम्स होंगे आर्गन के। 52 यूनिफाइड मास है, बहुत बड़ी यहाँ पे बात है, यहाँ पे यूनिफाइड मास में दिया गया, ग्राम में नहीं दिया गया। तो ये एक एटम का मास, आप देखिए एटॉमिक मास जो होता है ना हीलियम का, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, यानी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, मास ऑफ वन एटम वो हीलियम का होता है 4 यूनिफाइड मास। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ एटम्स अगर 52 यूनिफाइड मास है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 4 यूनिफाइड मास से डिवाइड कर दो, इसके बाद ये आ जाएगा 13 एटम्स। तो ये सिर्फ 13 एटम्स होंगे, ग्राम में नहीं है। रिमेंबर 52 यूनिफाइड मास में कितने एटम्स होंगे, तो अगर एक एटम्स का मास है, एक एटम का मास 4 यूनिफाइड, तो 52 यूनिफाइड मास में 13 एटम होंगे बस। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इट्स वेरी सिंपल। 52 ग्राम ऑफ हीलियम अगर आप कह रहे हैं तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स पहले आप निकालें, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 52 ग्राम, मोलर मास इज 4 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया, सो दिस इज 13 मोल। तो 13 मोल में कितने एटम होंगे, 13 इंटू 6.022 10 to the power 23 एटम्स हो जाएंगे हीलियम के, विच इज 7.8286 इंटू 10 to the power 24 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ तक इस वीडियो में हमारा हो गया। नेक्स्ट लास्ट के 3 क्वेश्चन हम जो है 34, 35, 36 नेक्स्ट आपके लेक्चर में करेंगे। टिल देन